हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो हमारी लार्ज डिस्टेंसेस होती है जो कि इनएक्सेसिबल होती है, जैसे आपकी अर्थ से लेके मून की डिस्टेंस हुई, अर्थ से लेके अदर प्लैनेट्स की डिस्टेंस हुई, उसको हमने कैलकुलेट करा था पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से। इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। मतलब अपन स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करना चाहते हैं और उसके लिए अपन जो मेथड काम में ले रहे हैं वो इनडायरेक्ट है। अब इसका मतलब ऑब्वियसली है कि डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो इनडायरेक्ट है मतलब क्या होगा, इनएक्सेसिबल डिस्टेंस होगी स्मॉल के अंदर। और स्मॉल में इनएक्सेसिबल डिस्टेंस क्या होती है, आपकी एटम्स और मॉलिक्यूल की साइज की, आपके जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं उनकी साइज क्या होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि इनएक्सेसिबल क्यों है, हमको डायरेक्ट मेथड काम में क्यों नहीं ले सकते कुछ छोटा देखने के लिए। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप वगैरह काम में क्यों नहीं ले सकते, तो हम ले सकते हैं, पर होता क्या है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है साइज की, वो रेंज होती है काफी ज्यादा कम, 10⁻⁸ से 10⁻⁰ मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, काफी ज्यादा कम है। 10⁻⁸ मीटर क्या होता है, काफी ज्यादा कम होता है। अब अगर हम अपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ऑब्वियसली बात है किसका यूज लेगा, लाइट का यूज लेगा। ठीक है, और उसके अंदर लाइट अगर जो जाती है उसकी वेवलेंथ होती है, और उसकी जो सबसे स्मॉल वो देख सकता है, वो देख सकता है 10⁻⁶ से 10⁻⁷ मीटर। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होता है वो कम से कम देख सकता है 10⁻⁶ से 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, अब अपना अभी अपन ने क्या बात करी कि आपके जो मॉलिक्यूल वगैरह है उसकी रेंज कितनी होती है, 10⁻⁸ से 10⁻⁻10 मीटर के आसपास आपकी रेंज होती है किसकी, मॉलिक्यूल्स की। तो अब इतना ज्यादा अगर छोटा देखना है तो आपका ये आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तो नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी तो रेंज कम है। अगर इससे भी ज्यादा छोटा हो तो फिर अपन इसके बाद सेकंड अपन काम में लेते हैं एक्सरे माइक्रोस्कोप। एक्सरे माइक्रोस्कोप जो होता है वो सबसे कम मेजर कर सकता है 10⁻⁸ मीटर। इससे भी कम के लिए हम काम में लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कम से कम देख सकता है 10⁻⁹ मीटर तक देख सकता है। पर अगर इससे भी ज्यादा आपको कम देखना है, आपके जो मॉलिक्यूलर डायमीटर वगैरह होते हैं वो उस रेंज में आते हैं, तो इससे भी कम अपन को जब देखना होता है तो अपन फिर क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड्स की हेल्प लेते हैं। उनमें से अपन यहाँ पे एक मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं अभी जो अपने सिलेबस में है वो क्या है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। आपका जो ऑलिक एसिड है उसका जो मॉलिक्यूल है उसकी साइज अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये अपने सिलेबस में है। ठीक है, तो अपन ने ऑलिक एसिड क्यों लिया, ये क्या होता है, होता क्या है, पहली बात तो पहली चीज क्या होता है, सॉल्वी टाइप का लिक्विड होता है। और सबसे मेन इसकी जो मॉलिक्यूलर साइज होती है वो क्या होती है, थोड़ी जनरली बड़ी होती है ऑलिक एसिड की, इसलिए अपन ने इसको चूज करा। अब इसका जो मेथड है, पहले तो अपन को मेथड जानना है कि किस मेथड से अपन इसकी जो साइज है वो मेजर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मेथड देखना है। सबसे पहले अपन ने क्या करा कि वी डिजोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड इन 20 सेंटीमीटर ऑफ एल्कोहल। अपन क्या कर रहे हैं कि अपने ऑलिक एसिड को एल्कोहल में मिक्स कर रहे हैं। क्यों मिक्स कर रहे हैं एल्कोहल में, देखो पहली चीज तो ऑलिक एसिड है, इसको आप दो ही चीजों में कर सकते हो जिसमें क्या होता है, सॉल्व हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। किस किस में डिजोल्व होता है, एक तो आपका डिजोल्व होता है किसमें, ये वाटर में, और एक डिजोल्व होता है किसमें, एल्कोहल में। तो एल्कोहल में क्यों डिजोल्व कर रहा हूँ, एल्कोहल में इसलिए डिजोल्व कर रहा हूँ क्योंकि एल्कोहल में अगर अपन डिजोल्व करते हैं तो एल्कोहल जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। एल्कोहल जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है वो इवेपोरेट हो जाता है। इस रीजन से अपन ऑलिक एसिड को अल्कोहल में मिक्स कर रहे हैं, अल्कोहल में डिसोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कितना डिसोल्व करना है, कितनी कंसंट्रेशन रखनी है, वो आपके लिए यहाँ पे जानना जरूरी है। ये इस मेथड की जो प्रोसेस है, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब अपन ने ऑलिक एसिड लिया और उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मिक्स करा। फिर से 1 सेंटीमीटर को 20 के अंदर मिक्स करा, इसका मतलब आपकी जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी होगी, 1/20। इसका मतलब 1 क्या है, ऑलिक एसिड, और 20 क्या है, एल्कोहल। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड को अपन ने मिक्स करा 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में। इसका मतलब 1 जो है वो क्या है, ऑलिक एसिड, और 20 क्या है, एल्कोहल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एंड देन रीडिसोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल। मतलब अभी अपन ने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, 1 सेंटीमीटर ऑलिक एसिड को लेके 20 सेंटीमीटर एल्कोहल में डाला, तो कंसेंट्रेशन क्या हो गई, 1/20। अब अपन इस सॉल्यूशन में से वापस 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं और उसको फिर से
20 सेंटीमीटर अल्कोहल वाले मिक्सचर में कंबाइन कर रहे हैं। तो अब अपनी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, पहले ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, पहले कितनी कंसंट्रेशन थी ओलिक एसिड की 1/20, मतलब 20 आपका अल्कोहल है और 1 पार्ट आपका ओलिक एसिड है। अब अपन इस कंसंट्रेशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या कर रहे हैं, फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में कंबाइन कर रहे हैं। तो अब अपने ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, पहले कितनी थी 1/20, अब 1/20 को अपन ने क्या करा, फिर से 20 के अंदर डिसोल्व कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 1/20। तो अब आपकी ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है अल्कोहल में, 1/20 इंटू 20 कितना होता है 1/400। ठीक है, तो अब फिर से एक बार लास्ट टाइम देख लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को डिसोल्व करा 20 सेंटीमीटर क्यूब में, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई 1/20। अब फिर से इस सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर लिया और उसको वापस रीडिसोल्व करा किसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब में, तो अब अपनी कंसंट्रेशन कितनी हो गई 1/20 और मल्टीप्लाई बाय वापस 1/20, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1/20 डिवाइड बाय 20, तो आपकी कितनी आती है 1/400। तो अब ये 1/400 बता क्या रहा है कि देन द कंसंट्रेशन ऑफ द ओलिक एसिड, कितनी कंसंट्रेशन है 1/400 किसमें 1 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल। ये आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब जो अल्कोहल है उसमें जो कंसंट्रेशन है ओलिक एसिड की, कितनी बची 1/400। ठीक है, देन वी कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, हर ड्रॉप का अपन ने अप्रोक्सीमेट क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल दिया। कैसे निकालते हैं, केमिस्ट्री लैब में आपका एक पीपेट होता है, ठीक है, उसमें आपका एक्सपेरिमेंट करोगे आप, तो अपन ने क्या करा कि वहां से उसमें अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पहले अपन इसमें फिल कर देते हैं पाइप में जो पीपेट होती है, और उसके बाद में एक वाल्व होता है, उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप निकालते हैं। तो आपको मेजर कैसे करते हो, वॉल्यूम कैसे मेजर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से जो इसका एंड था, यहाँ से अगर आपने 10 ड्रॉप्स निकाली है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने 10 ड्रॉप्स निकाली, तो नंबर ऑफ ड्रॉप कितना हो गया आपके, स्मॉल एन जो है, स्मॉल एन नंबर ऑफ ड्रॉप कितना हो गया आपका 10। और आप क्या देखते हो, यहाँ पे पूरी इसकी जो पीपेट है, इसका ट्यूब है, इसकी पूरी रीडिंग्स यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपने देखा कि जैसे ही आपने 10 ड्रॉप निकाली तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कम हो गया। तो इससे आपको पता क्या चला कि जो मेरी 10 ड्रॉप है उनका जो वॉल्यूम है वो किस में आ रहा है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ के उसमें आ रहा है। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं उसकी, कि इतनी ड्रॉप का इतना है तो एक ड्रॉप का उतना वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ से अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं इजीली उसका, किसी का भी पर ड्रॉप का, एक ड्रॉप का अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं मैं बताऊंगा अभी। अब आपको करना क्या है, एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं अपन को करना क्या है, नाउ पुअर एंड ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन जो आपने अभी निकाली, एंड ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, मतलब अपन को एंड ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन मतलब अपन को नंबर ऑफ ड्रॉप पता है, ठीक है, कितनी है एंड ड्रॉप है। Now pour end drop of this solution on the surface of water taken in a broad vessel. We stretch the film carefully. यहाँ पे देखना ढंग से, ये आपका एक वेसल है, ठीक है। अगर अपन इसको ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू से तो ये क्या दिखेगा, एक सर्कुलर दिखेगा पूरा आपको, ठीक है। उस साइड से देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है, ये आपका वेसल है और इसमें आपका क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है, वाटर फिल्म है। इस वाटर फिल्म के ऊपर मैंने क्या करा, एंड ड्रॉप डाली। वाटर फिल्म के, ये जो वाटर फिल्म है, एक वेसल है, वेसल के अंदर वाटर फिल है, उस वाटर के ऊपर मैंने एंड ड्रॉप डाली अपने इस 1/400 वाले सॉल्यूशन की, ठीक है। और अपन क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा हिलाते हैं, तो अब उसमें क्या होता है कि वो उसके ऊपर क्या हो जाता है, पूरा अच्छी तरह से फैल जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, वो अच्छी तरह से उसके ऊपर स्ट्रेच हो जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने वाटर है, वाटर के ऊपर अपन कुछ ऑयल की ड्रॉप्स डालते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि ऑयल की ड्रॉप क्या करती है, वाटर के ऊपर अपने स्ट्रेच होके अपने आप को फैला लेती है। वही वाला बिल्कुल सेम वही हो रहा है कि आपने वाटर के ऊपर ऑलिक एसिड का और एल्कोहल का जो मिक्सचर था उसको आपने क्या करा, उसकी एंड ड्रॉप्स लेके वाटर के ऊपर डाली ब्रॉड वेसल में, और आपने थोड़ा सा उसको हिलाया तो उससे क्या हो गया कि वो फैल गया वहां पे। नेक्स्ट, अब अपन क्या देखते हैं कि जो आपका ऑलिक एसिड के अंदर क्या मिक्स था, अल्कोहल मिक्स था। अब अल्कोहल किसके कांटेक्ट में आ गया, ऊपर एयर के कांटेक्ट में आ गया, तो अल्कोहल क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो ओनली जो बचती है, जो ऊपर जो फिल्म बचती है, जो टॉप से आपकी फिल्म बचती है, वो फिल्म ओनली किसकी होती है, ऑलिक एसिड की होती है। इसीलिए अपन ने अल्कोहल को मिक्स करा था, ताकि यहाँ पे आपका जो अल्कोहल होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो ओनली बचता क्या है, ऑलिक एसिड। So, as the alcohol evaporate, a very thin film of the oleic acid is left on the water. We measure the area A of the film.
अब होता क्या है, देखो आपने ब्रॉड वेसल लिया, ठीक है, अब जो वेसल लिया टॉप से अब उसको देख रहे हो तो ये तो वो स्क्वायर होगा या फिर वो सर्कुलर होगा, कोई ना कोई एरिया तो उसका होगा, कोई ना कोई शेप तो होगा। तो आपकी जो फिल्म है उसका एरिया कितना है, जितना आपका वेसल का है, क्योंकि जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपकी ग्लास है, ग्लास के अंदर नीचे वाटर है और आपने ऊपर अगर ऑयल डाला तो ऑयल कितना फैलेगा, अगर आपने थोड़ा ऑयल डाला है 50-20 ड्रॉप्स अगर ऑयल की डाली है तो ऑयल कितना फैलेगा उसके अंदर, जितना उस पूरी ग्लास का ऊपर का एरिया आ रहा है, ठीक है, टॉप जो एरिया आ रहा है उतना फैलेगा आपका ऑयल। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि आपका जो ऑलिक एसिड है वो कितना फैला हुआ है, जो आपका पूरा वेसल है उतना। तो अपन को क्या पता चल जाएगा, पूरा का पूरा ये एरिया पता चल जाएगा, क्योंकि पूरे पूरे एरिया के अंदर क्या फैला हुआ है, ऑलिक एसिड फैला हुआ है। तो इसलिए अपन को क्या पता होता है, एरिया। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, वी। तो एन ड्रॉप आपने निकाली थी उससे कैलकुलेट करके, तो एन ड्रॉप का कितना हो गया, एन वी। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड इन द सॉल्यूशन, अब एन वी तो वॉल्यूम है, अब उसके अंदर ऑलिक एसिड का कितना अमाउंट है, एन वी अपॉन 400, यही अपन ने भी निकाला था कि आपका ऑलिक एसिड का अमाउंट कितना है, एन वी अपॉन 400। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म, अब अपन को पता है, देखो सिंपल सी चीज है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। नेक्स्ट, एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर मैं उसमें से वॉल्यूम के अंदर जो वॉल्यूम आ रहा है किसका, फिल्म का, अगर मैं उसमें डिवाइड कर देता हूँ किसका, एरिया, एरिया अपन को पता है वॉल्यूम ऑफ द फिल्म डिवाइड बाय एरिया ऑफ द फिल्म, वॉल्यूम कितनी होगी वो अपन ने कैलकुलेट कर ली, ये रहा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना, एन वी अपॉन 40 डिवाइड बाय एरिया, एरिया वही होगा जो मेरे वेसल का एरिया होगा क्योंकि उसकी में फैली हुई है, तो एरिया आपको पता है कितना, कैपिटल ए। तो वॉल्यूम के अंदर अगर मैं एरिया को डिवाइड करता हूँ तो क्या निकल जाती है, हाइट या फिर थिकनेस, दोनों एक ही बात है, क्या निकल जाती है, हाइट या फिर थिकनेस। तो फिर से वॉल्यूम अपॉन एरिया करता हूँ तो क्या निकल जाती है, हाइट या फिर थिकनेस जिसको बोल सकते हैं। तो आपका जो वॉल्यूम था कितना, एन वी अपॉन 400 डिवाइड बाय ए, क्या आपका एरिया, तो आपकी क्या निकल गई, टी, किसकी निकली, थिकनेस की निकली, किसकी थिकनेस, ऑयल फिल्म की थिकनेस। और अगर अपन यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे अपन की, एज्यूमिंग दैट द फिल्म हैज 1 मोलिकुलर थिकनेस, मतलब आपकी जो फिल्म है वो इतनी ज्यादा थिन है कि ओनली ऑलिक एसिड की 1 मॉलिक्यूलर थिकनेस आपकी आ रही है। तो आपकी जो थिकनेस होगी वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगी, डायमीटर के इक्वल होगी, किसके डायमीटर के, मॉलिक्यूल के डायमीटर के इक्वल होगी। और जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो लगभग आती है किस रेंज में, 10⁻⁹ मीटर की रेंज में। फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ढंग से देखना शॉर्ट में। अब अपन बैक प्रोसेस में चलेंगे, उल्टा कैसे, अपन को क्या निकालनी है, साइज निकालनी है किसकी, ऑलिक एसिड की। तो मेरे को क्या करना है, ऑलिक एसिड की साइज निकालनी है, साइज मतलब थिकनेस। थिकनेस कैसे निकालेंगे, थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन एरिया, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो वॉल्यूम अपॉन एरिया करते हैं तो क्या निकल जाता है, थिकनेस ये हाइट। एरिया क्या होगा, वो उसका ही होगा जिस वेसल में अपन उसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। तो एरिया की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैपिटल है, इजीली अपने निकल गया। अब बात क्या आती है, एन वी अपॉन 400, ये कहां से आया, ये इसके लिए अपन स्टार्टिंग में आ रहे हैं, अपन कंसेंट्रेशन उसकी कर रहे हैं। ये कंसेंट्रेशन करते क्यों है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अपन इसको डिसोल्व क्यों कर रहे हैं अल्कोहल में, जब अपन उसको इवेपोरेट ही करवाना था। देखो डिसोल्व इसलिए करते हैं कि अगर आप सिंपली ऑलिक एसिड को उसके ऊपर डालोगे, किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, तो होगा क्या कि वो उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वांटिटी उतनी नहीं हो पाएगी। लेकिन जब अपन उसको अल्कोहल के साथ मिक्स करके वाटर के ऊपर डालते हैं तो अल्कोहल प्लस ऑलिक एसिड का जो मिक्सचर है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और वो जो मिक्सचर है वो पूरे आपके वेसल के अंदर बहुत अच्छे से ब्रॉड वे में फैल जाता है। उसके बाद अल्कोहल हट भी जाता है तो भी आपका ऑलिक एसिड का रहता है, सब जगह पे रहता है, और उस वजह से उसकी जो फिल्म होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा थिन होती है, वही तो अपन को चाहिए। तो ऑलिक एसिड की अल्कोहल के इवेपोरेट हो जाने के बाद काफी ज्यादा थिन फिल्म बचे, उसी लिए अपन उसको क्या करते हैं, अल्कोहल में डिसोल्व करते हैं ताकि अल्कोहल क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, और ऑलिक एसिड की क्या बचे, बिल्कुल थिन फिल्म। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या अपन ने लिखा रहा, 1 सेंटीमीटर ऑलिक एसिड लेके उसको 20 सेंटीमीटर में डिसोल्व करा, उस तो आपकी ऑलिक एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी है, 1:20। अब उसी सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब अपन ने लिया और उसको वापस डिसोल्व करा किसमें, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल में। तो अब आपकी ऑलिक एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी है, 1/20 इंटू 20 कितना हो गया, 1/400 सेंटीमीटर, किसमें, 1 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल में। उसके बाद अपन ने इस सॉल्यूशन की क्या करी, वी कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। कैसे निकालेंगे, जो आपकी पिपेट होती है लैब के अंदर, उसमें से अपन ने क्या करा, कुछ वो जो आपका रेगुलेटर होता है
वॉल्व होता है उससे अपन ने पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल 10 ड्रॉप निकाल ली, 10 ड्रॉप 15 ड्रॉप, और अपन ने क्या देखा कि एक ड्रॉप उसके ट्यूब के अंदर एक सफिशिएंट डिक्रीज हुआ, तो वो जो डिक्रीज हुआ वो अपन ने देख लिया रीडिंग के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर लिया कि भाई 20 ड्रॉप के अंदर 1 सेंटीमीटर कम हुआ इतना, तो अपन को वो जो 20 का वॉल्यूम अपन को पता चल गया 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका वहां आ रहा है, तो 1 का कितना निकल जाएगा 1/20। तो वैसे अपन क्या निकाल सकते हैं, ईच ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल सकते हैं लैब में इजीली। नेक्स्ट, अब अपन ने वो जो एंड ड्रॉप निकाली थी उन एंड ड्रॉप को, कुछ एंड ड्रॉप अपन लेते हैं उस सॉल्यूशन की, किसकी 1/400 वाले की, और उसको एक वेसल के ऊपर जो कि वाटर उसमें फिल है उसके ऊपर अपन उसको डालते हैं, अपन देखते हैं कि जो आपका एल्कोहल है वो किसके कांटेक्ट में आ गया, एयर के कांटेक्ट में आ गया, वो क्या हो जाता है इवेपोरेट हो जाता है, और आपका ओनली एक थिन फिल्म बचती है किसकी, ऑलिक एसिड की, और उसका जो वेसल है, वेसल का जो एरिया है वही एरिया किसका हो जाएगा, आपकी फिल्म का एरिया हो जाएगा। तो जो आपका टोटल वॉल्यूम कितना है, एंड ए ड्रॉप का कितना है वी, एन ड्रॉप का कितना हो जाएगा एन वी, और उसमें से ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है आपका एन वी अपन 400। ठीक है, तो यहाँ से थिकनेस कैसे निकल जाएगी भाई, वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपन को पता है एनवी अपन 400 डिवाइड बाय एरिया करते हैं, तो ये जो थिकनेस निकल जाती है किसकी निकलती है, ऑलिक एसिड की फिल्म की, और अपन ने एल्कोहल मिलाया था वो इवेपोरेट हो गया, तो वो थिन फिल्म क्या हो गई, वो जो फिल्म है वो काफी ज्यादा थिन हो गई, तो इसलिए अपन एज्यूम क्या कर रहे हैं, कंडीशन क्या ले रहे हैं कि वो जो फिल्म है वो 1 मोलिकुलर थिकनेस की है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि वो थिकनेस लगभग क्या है, डायमीटर है या फिर साइज है किसका, मोलिक्यूल का, जिसकी रेंज क्या है लगभग 10⁻⁹ मीटर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, इसका नाम है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब आपका यही वीडियो यही चलेगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी यही टॉपिक चलेगा, इसमें भी यही चलेगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो टॉपिक है डायमेंशंस जो होती है वो डायमेंशन आपको निकालनी होती है हर फिजिकल क्वांटिटी की। अब अपन फिजिक्स में जब भी पढ़ेंगे पूरी 11th और 12th में सब क्या आएगी, फिजिकल क्वांटिटी, और जितनी फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसका मतलब उन सबकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। इसका मतलब 11th में और 12th में टिल लास्ट आपको हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी होगी, इसलिए इसलिए आपको सबसे पहले डायमेंशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, और पूछता भी है जनरली आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है, फिल इन द ब्लैंक में, और जनरली भी आपको पूछता है वो एक एक दो दो मार्क में, और आपको हर जितनी फिजिकल क्वांटिटी है सबकी निकालना आना चाहिए, क्योंकि याद नहीं कर सकते इतनी सारी, तो आपको निकालना आनी चाहिए। कैसे निकालते हैं, और उससे पहले ये होती क्या है वो आपको जानना है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले 7 डायमेंशंस। डायमेंशंस होती क्या है, अपन को पता है कि जितने भी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो सारे किसके किससे मिलके बनी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से। ये चैप्टर स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था कि आपकी जो सबसे बेसिक क्वांटिटी कितनी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और उन्हीं से मिलके कौन बनती है, आपकी अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसी को अपन डिफाइन करते हैं किसमें, 7 डायमेंशंस में। कैसे करते हैं, और उससे पहले उनको डिनोट किसमें करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। कैसे, आपकी जो डायमेंशन ऑफ लेंथ होती है, तो अपन जब भी लेंथ की बात करेंगे तो अपन उसको लेंथ को कैसे लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। अभी आप एक बार प्रोसेस देखो एक बार कि लिखेंगे किसे, स्क्वायर ब्रैकेट में। लेंथ को क्या लिखेंगे, कैपिटल एल। अपन को ध्यान क्या रखना है, ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन अपन को ध्यान रखनी है। क्यों, क्योंकि जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है पूरी फिजिक्स के अंदर वो किससे मिलके बनी है, इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है। तो पहले अपन लिखने का तरीका देख रहे हैं, फिर जानेंगे कि होती क्या है। डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल। ऐसे डायमेंशन ऑफ मास, मास की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एम। डायमेंशन ऑफ टाइम, कैपिटल टी। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैपिटल ए। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, कैपिटल के। डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सी डी, स्मॉल डी ब्रैकेट में। डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, तो वो मोल का मोल ही डायरेक्ट। मेनली आपको स्टार्टिंग की 3-4 याद रखने जो काफी ज्यादा आपके मैकेनिक्स में भी काम आएंगे, और उसके बाद ये टेम्परेचर वगैरह जो है ये आपका काम आएगा थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में। ठीक है, और ये जो करंट है ये आपका 12th में काफी ज्यादा काम आएगा वैसे ही। तो सिंपली अभी अपन ने क्या देखा, डायमेंशन ऑफ लेंथ को किसमें लिखते हैं, कैपिटल एल में ब्रैकेट के अंदर। ऐसे मास को कैपिटल एम, टाइम को कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए, टेम्परेचर को के, इंटेंसिटी को सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल। तो ये अभी अपन ने क्या देखा कि लिखते कैसे हैं डायमेंशंस को। अब अपन बात करते हैं कि होती क्या है। तो डायमेंशन क्या होती है, द पावर्स और एक्सपोनेंट, दोनों एक ही बात है। द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंप्लीटली। इसका मतलब क्या है
कि आपकी कोई भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल जैसे एरिया है, कोई भी आपकी क्वांटिटी आती है फिजिक्स के अंदर, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी आती है फिजिक्स की, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। तो अब वो किससे मिलके बनी होगी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होगी। 7 में से कोई भी काम में आ सकती है, मल्टीपल काम में आ सकती है, लेकिन उन 7 से मिलके बनी होगी। तो डायमेंशन क्या होती है? द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी राइज, मतलब वो जो फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है काम में, वो कितनी बार आ रही है। फिर से, जो फंडामेंटल क्वांटिटी काम में आ रही है वो कितनी बार काम में आ रही है? एक बार आ रही है, 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही है। वो जो नंबर है, वो जो पावर है, जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं फिजिक्स के अंदर? डायमेंशन बोलते हैं। फिर से, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर आपकी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज काम में आ रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका एरिया, एरिया का आपको उसको निकालने के लिए, डायमेंशन निकालने के लिए आपको बस जनरली एक चीज पता होना चाहिए। एक तो वो कि इसको लिखते हैं कैसे, भी मैंने बताया कि 7 को कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट आपको जो मेन चीज पता होनी चाहिए वो होना चाहिए इसका फॉर्मूला। जितनी भी आपकी फिजिक्स में क्वांटिटीज है, डायमेंशन ओनली तभी लिख पाओगे जब आपको उनका फॉर्मूला पता होगा कि उनका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड, ठीक है। अब इसमें अपन क्या देखते हैं? लेंथ को भी किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस में। और ब्रेड को भी किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस में। और अभी अपन ने बात करी कि जो आपकी लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, उसको अपन किस में लिखते हैं फिजिक्स में? डायमेंशन की टर्म में, कैपिटल एल। और ब्रेड थे, उसको भी डिस्टेंस है, वो भी लेंथ ही एक टाइप से, उसको भी किस में? ऑब्वियसली बात है, उसको भी क्या लिखेंगे? कैपिटल एल। अब कैपिटल एल दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो गया? एल स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है कि इसको डायमेंशन के फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं। ये तो बात हुई इसकी डायमेंशन। क्या पता चला डायमेंशन से? कि आपका जो आपका एरिया क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। वो फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे लग रही है? लेंथ की फंडामेंटल क्वांटिटी लग रही है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी बार आ रही है? 2 बार। इसका मतलब लेंथ की डायमेंशन कितनी हो गई? 2 डायमेंशन हो गई, ठीक है। तो ये इसे पता चलता है। पर ये बात हुआ कि ये अनकंप्लीट फॉर्म है। ये क्या है? अनकंप्लीट फॉर्म है। अपन को कभी भी लिखना होगा, मैकेनिक्स में मैं बात कर रहा हूं, अभी अपन टेम्परेचर और करंट इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब मास, लेंथ और टाइम की ही बात कर रहे हैं। तो मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों को साथ में लिखते हैं मैकेनिक्स के अंदर, कि आपको अगर कंप्लीट डायमेंशन लिखनी है तो मास, लेंथ और टाइम भी लिखो। तो तुम सोच रहे होंगे, एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर यहाँ पे ओनली लेंथ ही आ रही है, तो मास और टाइम कैसे लिखें? तो अगर वो मास और टाइम यहाँ पे नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना है? उसकी पावर कितनी कर देनी है? 0 कर देनी है। फिर से, जो भी इन तीनों में से मास, लेंथ और टाइम लिखने का वे क्या है? इनको किसमें क्लोज करना है? ब्रैकेट में क्लोज करना है। अगर उनकी डायमेंशन नहीं आ रही है, उनकी पावर नहीं आ रही है, तो आपको उसकी पावर कितनी लिख देनी है? 0। क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है वैसे क्या हो जाता है? 1। और 1 को लिखो मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंप्लीट फॉर्म जो होती है लिखने की, उसमें एम, मैकेनिक्स के अंदर एम, एल, टी, मास, लेंथ और टाइम तीनों आएंगे, ठीक है। फिर से, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड, लेकिन होती दोनों क्या? लेंथ ही होती है एक टाइप से। दोनों को क्या लिखेंगे? एल, इसको भी एल, क्योंकि अभी मैंने बात करी कि जो लेंथ की डायमेंशन होती है उसको किसमें लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर, कैपिटल एल। एल इंटू एल कितना हो गया? एल स्क्वायर। लेकिन कंप्लीट फॉर्म में क्या लिखना आना चाहिए? तीनों आने चाहिए, एम, एल, टी। एल तो अपने को पता है कितना है, एल की पावर 2, लेकिन एम और एल टी नहीं है, तो कितना हो गया? 0। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे कि हेंस डायमेंशन ऑफ एरिया, जो आपका एरिया है, आपका जो मेन टॉपिक है, चल क्या रहा है? डायमेंशन निकालना। तो डायमेंशन ऑफ एरिया, और अभी अपन बात करें कि डायमेंशन होती क्या है? पावर, कि कितनी पावर आ रही है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो डायमेंशन ऑफ एरिया आर 0 इन मास, मतलब मास के अंदर कितनी पावर आ रही है? 0। नेक्स्ट, लेंथ के अंदर कितनी पावर आ रही है? 2। तो लेंथ की कितनी डायमेंशन हो गई? 2। और ऐसे ही टाइम की कितनी डायमेंशन हो गई? टाइम कितनी बार आ रहा है? 0। इसका मतलब टाइम की भी डायमेंशन कितनी हो गई? 0। नेक्स्ट वापस एग्जांपल, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास को कैसे लिखते हैं? अभी अपन ने बात करी, ब्रैकेट में कैसे लिखना है? कैपिटल एम। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। लेकिन तीनों को मेजर, तीनों है क्या? लेंथ ही तो है ना। तीनों को मेजर किसमें करते हैं? लेंथ में ही तो मेजर करते हैं। इसका मतलब तीनों कैसे लिखूंगा? एल ब्रैकेट में, एल ब्रैकेट में, एल ब्रैकेट में। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एल क्यूब, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? एल क्यूब। लेकिन एल क्यूब आ कहाँ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसको मेरे को ऑब्वियसली बात है, कहाँ लाना पड़ेगा? ऊपर लाना पड़ेगा। तो जब एल क्यूब नीचे एल प्लस 3 है, तो ऊपर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा? एल की पावर -3, ठीक है। तो एम आ गया मेरे पास
एल आ गया लेकिन टी नहीं आया, लेकिन कंप्लीट फॉर्म में टी भी लिखना है लेकिन फॉर्मूले में तो नहीं है। नहीं है तो क्या करूंगा, टी की पावर कितनी कर दूंगा, 0। तो ये मेरी कंप्लीट फॉर्मूला है, ये क्या है मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी इसकी डेफिनेशन आ रही है होता क्या है, लेकिन ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है जिसमें 3 आना चाहिए। एम कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो एम की डायमेंशन कितनी हो गई, 1। एल कितनी बार आ रहा है, 3 बार, लेकिन डायमेंशन उसकी कितनी होगी, नीचे 3 थी, ऊपर आके कितनी हुई, -3, और ऊपर वाला ही वैलिड होगा अपना क्योंकि फॉर्मूला ही बन रहा है। तो फाइनल आपका एम की डायमेंशन कितनी हो गई आपकी, 1। मास की डायमेंशन कितनी हो गई, 1। लेंथ की डायमेंशन कितनी हो गई, -3, क्योंकि पावर होती है, पावर कितनी आ रही है, -3, इसका मतलब डायमेंशन भी कितनी हो गई, -3। ऐसे ही टाइम की डायमेंशन कितनी हो गई, 0, क्योंकि टाइम आ ही नहीं रहा, तो टाइम की डायमेंशन कितनी है, 0। फिर से सबसे पहले आपको 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको आपको लिखते हैं कैसे पता होना चाहिए, मास को कैपिटल एम, लेंथ को कैपिटल एल और टाइम को कैपिटल टी। अब बात क्या है, डायमेंशन कैसे निकाल, डायमेंशन होती क्या है, डायमेंशन कुछ भी नहीं है, पावर या फिर एक्सपोनेंट किसके, फंडामेंटल क्वांटिटी के। कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को लिखने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी चाहिए, जितनी चाहिए वो क्या हो जाती है, डायमेंशन हो जाती है। जैसे एरिया में लेंथ 2 बार आ रहा है तो लेंथ की पावर कितनी हो गई, 2। इसका मतलब एरिया के अंदर लेंथ की डायमेंशन कितनी है, 2। बिल्कुल इजी। ऐसे ही डेंसिटी की डायमेंशन कितनी आ रही है, इतनी। इसका मतलब डेंसिटी के अंदर मास की डायमेंशन कितनी है, 1, लेंथ की -3, टाइम की 0। नेक्स्ट आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला है जो अभी तक अपन निकाल रहे हैं, अब अपन उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। The expression which shows how and which of the fundamental quantities represent the dimension of a physical quantity। इसका मतलब पहली चीज तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो अभी तक अपन लिख रहे थे ये ब्रैकेट की फॉर्म में, तो ये जो ब्रैकेट की फॉर्म में होता है ये क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ये जो पूरा है ये फॉर्मूला ये क्या एक्सप्रेशन है, लेकिन एक्सप्रेशन बता क्या रहा है, हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट। हाउ मतलब कैसे, कैसे तो फॉर्मूला आ गया, विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपकी हुई, चाहे आपकी बेसिक हुई, फंडामेंटल या फिर आपकी डिराइव, जनरली अपन बात कर रहे हैं डिराइव की अभी, तो कोई भी डिराइव क्वांटिटी है वो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है। फिर से सुनना, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है, और वो जो जितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है उनकी कितनी पावर आ रही है, उनकी कितनी डायमेंशन आ रही है, वो जो रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अभी अपन बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो उसकी लेंथ की कितनी पावर हो जाएगी, 3, तो लेंथ की डायमेंशन कितनी हो गई, 3। इसका मतलब m 0 आ रहा है, t 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसमें मास और टाइम इनकी कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उनकी पावर कितनी, डायमेंशन कितनी है, 0। लेकिन लेंथ क्या आ रही है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ मोमेंटम। मोमेंटम का जैसे यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये कहां से आया अभी अपन आगे निकालेंगे उसको। इससे यहाँ पे इसको देख के क्या पता चल रहा है, यहाँ पे m की अगर कुछ नहीं है मतलब पावर 1, और l भी कुछ नहीं है मतलब पावर कितनी है, 1। तो अब इसका मतलब इससे पता क्या चलता है कि मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूले में मास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है कितनी बार आ रहा है, 1 बार। लेंथ कितनी बार आ रही है, 1 बार, और टाइम भी कितनी बार आ रहा है, 1 बार। लेकिन टाइम की डायमेंशन कितनी है, -1 है। अब नेक्स्ट डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब आपकी जो क्वांटिटी अभी तक आपने क्या निकाला, डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर उस ये जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के सामने अगर आप इसकी क्वांटिटी को ब्रैकेट में पुट कर देते हो, फिर से इस फॉर्मूले के सामने अगर आप इसकी फिजिकल क्वांटिटी को ब्रैकेट में पुट कर देते हो, उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे ये आपकी फोर्स, अभी अपन निकालेंगे फोर्स प्रेशर, इनकी फॉर्मूला कैसा आया। अभी यहाँ पे डायरेक्ट देखो, ये जो फॉर्मूला है उसको अगर अपन, ये किसका है, फोर्स का, तो फोर्स को अगर ब्रैकेट में पुट कर दिया इसके सामने, तो ये जो कंप्लीट है इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। ऐसे ही प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा, तो प्रेशर को भी अगर अपन किसमें पुट कर दिया, ब्रैकेट में, तो ये जो कंप्लीट है इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। अब अपन कुछ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाले और उनकी यूनिट्स की बात करते हैं। मेन तो अपन को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, यूनिट तो अपन को पता होनी चाहिए जनरली, जैसे एरिया। अब आपको यहाँ पे बहुत ढंग से सीखना है कि डायमेंशन निकालते कैसे, बहुत ढंग से फोकस करके देखना। डायमेंशनल फॉर्मूला,
निकाल रहे हैं अपन किसका, सबसे पहले निकालते हैं एरिया का, बिल्कुल स्टेप बाय चलते हैं। एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड, लेकिन अपन को पता है कि लेंथ तो या ब्रेड तो दोनों को मेजर किस में करेंगे, लेंथ में, तो एल इंटू एल, एल इंटू एल कितना हो गया, एल स्क्वायर। अब आपको पता चल रहा है एल को लिखना है क्योंकि अपन बात कर चुके हैं कि लेंथ को किस में लिखते हैं, डायमेंशन के फॉर्म में, कैपिटल एल, और आप उसके यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, उससे फर्क अभी यहाँ पे नहीं पड़ता, लेकिन उसको ब्रैकेट लगाना जरूरी है, कंपल्सरी है, जब अपन कंप्लीट फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो अब L2 ही आ रहा है, डायमेंशन कितनी है, लेंथ की पावर 2, बिल्कुल पता चल गया कि लेंथ की जो है डायमेंशन कितनी है 2, किसके लिए, एरिया के लिए। पर कंप्लीट फॉर्म में एम एल टी तीनों आने चाहिए, तो अब अगर एम नहीं आ रहा और टी भी नहीं आ रहा तो उनकी पावर कितनी कर देंगे, 0, तो ये कंप्लीट हो गया। तो एरिया की कंप्लीट डायमेंशन कितनी हो गई, m0 L2 T0। ऐसे ही वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, L इंटू एल कितना हो जाएगा, L3। अब वापस कंप्लीट लिखना है तो MLT तीनों लिखना पड़ेगा। अब MB0 TB0 L कितना हो गया, 3। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास को क्या लिखते हैं डायमेंशन की फॉर्म में, कैपिटल एम। वॉल्यूम अभी अपन ने निकाली, वॉल्यूम की कितनी आ रही है, L3, वॉल्यूम की कितनी आ रही है, अभी निकाला L3, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, L3। L नीचे कितना है, +3, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -3, तो M ऑलरेडी, ये तो M कितना, कुछ नहीं है, पावर मतलब 1, तो M1 L3। अब टाइम नहीं है लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट फॉर्म में MLT तीनों आने चाहिए, तो टाइम कितना हो गया, 0, तो ये कंप्लीट डायमेंशन हो गई किसकी, डेंसिटी की, कितनी, M1 L -3 T 0। नेक्स्ट स्पीड और वेलोसिटी, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, और चाहे स्पीड और वेलोसिटी फॉर्मूला लगभग एक निकलेगा, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों क्या है, ऊपर क्या आ रहा है, लेंथ ही आ रहा है ना, चाहे डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट हो, आएगा क्या, लेंथ ही होगा। तो अपर न्यूमरेटर के अंदर हमेशा क्या आएगा, लेंथ, और डिनोमिनेटर में वैसे भी क्या आता है, टाइम आता है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, लेंथ, और लेंथ को किस फॉर्म में लिखते हैं डायमेंशन की टर्म्स में, कैपिटल एल, और ऐसे टाइम को कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी, ठीक है। टी नीचे क्या है, +1, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो कितना हो जाएगा, एल कुछ नहीं है मतलब पावर 1, और टी नीचे +1 था तो ऊपर क्या हो गया, -1। अब कंप्लीट फॉर्म में लिखना है तो एम को भी लिखना पड़ेगा, एम नहीं आ रहा है तो एम की पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो इससे क्या पता चलता है कि स्पीड या वेलोसिटी की जो कंप्लीट डायमेंशन होती है उसमें मास की डायमेंशन कितनी होती है, 0, लेंथ की डायमेंशन कितनी है, 1, और टाइम की डायमेंशन कितनी है, -1। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वही वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, वेलोसिटी आएगी ना कुछ, जैसे 30 किलोमीटर पर आवर माइनस 20 किलोमीटर पर आवर, अगर ये चेंज है तो बच क्या रहा है, 30 - 20 क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, ये भी क्या है, वेलोसिटी है ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की अभी अपन ने निकाली, कितनी है वेलोसिटी की, LT-1, तो LT-1 किसकी हो गई, वेलोसिटी की, ये L1T-1, तो L1T-1, एम नहीं आ रहा उसके लिए उसको यहाँ पे नहीं लिखा, कंप्लीट फॉर्म में उसको लिख देंगे। डिवाइड में क्या आ रहा है, टाइम, तो टी, ठीक है। अब टी वापस नीचे किस में आ रहा है, +1, टी ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -1, लेकिन ऊपर -1 ऑलरेडी है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2। तो एक्सेलरेशन की कितनी आ रही है, एल कुछ नहीं मतलब पावर 1 टी -2, और कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे जब एम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0, वही L1T-2। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास को कैसे लिखते हैं डायमेंशन के टर्म में, कैपिटल एम। वेलोसिटी अभी अपन ने निकाला, कितनी वेलोसिटी की, L1T-1, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया L1T-1। कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो गया, M L T-1, तो M1 L1T-1 किसका हो गया, मोमेंटम का। दो आपको याद रखने, अभी यहाँ पे अभी आप आगे कर रहे हैं इसलिए, एक तो स्पीड का क्या होता है LT-1 और एक्सेलरेशन का LT-2। नेक्स्ट अपन निकाल रहे हैं फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वही F = m में मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को कैसे लिखते हैं डायमेंशन की टर्म में, कैपिटल L, और एक्सेलरेशन अभी अपन ने लिखा है, याद भी करा, कितना, LT-2। तो कंप्लीट कितना हो गया, MLT-2, ML एक आ रहा है तो पावर कितनी लिख दी, M1 L1T-2। नेक्स्ट वर्क, अब देखो अपन सीक्वेंस में चल रहे हैं, अगर आपको पहले वाला याद होता है तो आगे वाला भी याद होता जाता है, इसलिए आपको अपन सीक्वेंस में चल रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की अभी अपन ने निकाली कितनी, M1 L1T-2, ये यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ। कैसे लिखते हैं लेंथ को, कैपिटल L, तो एक L ऑलरेडी है, एक L और आ गया, तो L इंटू L कितना हो गया, L², तो आपकी L की पावर कितनी हो गई, 2, मतलब L की डायमेंशन कितनी हो गई, 2। नेक्स्ट एनर्जी, एनर्जी आपका क्या होता है, वही अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब वर्क और एनर्जी दोनों क्या होता है, यूनिट सेम है, जूल, तो इसका मतलब वर्क की और एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, सेम। वर्क की डायमेंशन कितनी है,
m1l2 t-2, तो एनर्जी की कितनी हो जाएगी, सेम। नेक्स्ट पावर, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क की ऑलरेडी निकाली, कितनी वर्क की, ml2 t-2, ये पुट कर दी, डिवाइड बाय कितना आ रहा है, टाइम, तो डिवाइड बाय कितना कर दिया, टाइम। अब t की न्यूमरेटर में पावर कितनी है, -2, डिनोमिनेटर में t की पावर कितनी है, +1, ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी, t की पावर -1, t की पावर -2 ऑलरेडी है, -1 और आ गया, टोटल कितनी हो गई, -3। नेक्स्ट, अब जैसे अपना न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, उसमें अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। न्यूटन्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, F, यहाँ से अपन फॉर्मूला निकाला, कितना हो गया, F फोर्स इंटू आर स्क्वायर, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है मास के स्क्वायर, डिवाइड बाय m1 m2, दो जो मास होते हैं वो, तो ये क्या लिखा हुआ है, फोर्स आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, m1 m2, m1 क्या है, मास, और m2 भी क्या है, मास, तो ये क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। फोर्स, फोर्स की डायमेंशन अपन ऑलरेडी निकाल सकते हैं, नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो, F इक्वल टू एम ए से, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन ये निकाली अपन ने यहाँ पे, इसको अपन को यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिया क्योंकि अपन को वैल्यू याद है। मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, डिवाइड बाय मास इंटू मास, मास को कैसे लिखते हैं, m, तो m इंटू एम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, m की पावर ऊपर कितनी है, +1, नीचे कितनी हो गई, m इंटू एम कितना हो गया, +2। अब ये +2 ऊपर आएगा तो m की पावर कितनी हो जाएगी, एक +1 ऑलरेडी है, नीचे से +2 ऊपर आएगा तो m कितना हो जाएगा, -2, +1 -2 बचेगा कितना, -1। नेक्स्ट, एक l ऑलरेडी है, l स्क्वायर और आ गया डिस्टेंस स्क्वायर का, L1 इंटू L2 कितना हो जाएगा, 2 + 1, बेस सेम ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना होता है, 3। नेक्स्ट L2, ये तो हो चुका, L2 और 1 कितना हो गया, L3, और t की पावर कितनी है, -2, तो ये आपने कंप्लीट निकाला, ठीक है। कुछ भी नहीं, वो कटता है ऊपर नीचे जाते हैं, वही सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एंगल। एंगल आपका कितना होता है, एंगल का फॉर्मूला वही क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है, लेंथ, आर्क जो होती है वो क्या होती है, लेंथ, मीटर में मेजर करते हैं तो लेंथ, रेडियस, रेडियस भी क्या होता है, लेंथ, ऊपर भी एल नीचे भी एल, एल से एल क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, 1। अब ना तो यहाँ पे एल आ रहा है, ना टी आ रहा है, ना मास आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ना मास, एम एल टी तीनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब एम भी कितना हो गया, 0, एल भी कितना हो गया, 0, टी भी कितना हो गया, 0। इसका मतलब कोई भी डायमेंशन आ रही है क्या, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की, नहीं आ रही। इसका मतलब एंगल के अंदर किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की कोई भी डायमेंशन नहीं आती। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि आपका एंगल क्या है, डायमेंशन लेस है। तो जब भी ऊपर नीचे क्वांटिटीज आपस में कट हो जाती है जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये डायमेंशन लेस है। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वही आपकी एक बॉडी अगर रोटेशन मोशन कर रही है तो यूनिट टाइम के अंदर कितना एंगल वो कवर कर रही है, तो वही आपका क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। अपन पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर 3 में। यस, कंटिन्यू। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वही आपका एंगल अपॉन टाइम। एंगल, एंगल की अभी अपन ने निकाली, कुछ भी नहीं होती, कितनी होती है, 1, तो 1 अपॉन टाइम, टाइम की कितना होता है, टी, टी कहाँ आ रहा है, नीचे, तो नीचे कितना है, +1, ऊपर आके कितना हो जाएगा, -1। तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी की कितनी होती है डायमेंशन, t-1। एम एल कुछ भी नहीं है तो एम भी कितना हो गया, 0, एल भी कितना हो गया, 0। तो अभी अपन ने इस वीडियो के अंदर पहले तो अपन ने स्मॉल डिस्टेंसेस को देखा कि कैसे मेजर करते हैं, और उसके बाद में जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, डायमेंशन। तो पहली चीज तो डायमेंशन होता है क्या है, वही आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी जो है डिराइव क्वांटिटी के अंदर कितनी बार आ रही है। उसके बाद उसका फॉर्मूला, ध्यान क्या रखना है आपको, सिंपल बिल्कुल कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है जिसमें एम एल टी तीनों आएंगे। मैकेनिक्स में आगे जैसे जैसे आएंगी चीजें ऐड होती जाएगी 7 के अंदर जो जो भी है, लेकिन जनरली भी आपको क्या करना है कि एम एल टी तीनों लिखने, कैपिटल में लिखने, ध्यान रखना, ठीक है, और ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। और अब आपको डायमेंशन निकालनी है तो आपको ध्यान क्या होना चाहिए, फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। अगर फॉर्मूला सिंपली आपको ध्यान होता है तो आप क्या निकाल सकते हो इजीली उससे, डायमेंशन। और अब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी ये आपको याद होगा, तो मतलब आप जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी आपकी प्रैक्टिस करनी है। तो सर यहाँ पे इतनी सी फंडामेंटल क्वांटिटी थोड़ी है आपकी, ये फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारी हो सकती है, तो डायमेंशन बहुत सारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपकी मैकेनिक्स के अंदर क्वांटिटीज की डायमेंशन निकलती है लगभग 34-35 के आसपास, मैकेनिक्स में डायमेंशन अकेली। उसके बाद आपकी थर्मल फील्ड आता है, उसमें डायमेंशन निकलती है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 12th में, उसमें डायमेंशन निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड आता है, उसमें डायमेंशन निकलती है। तो जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आती जाएगी, लेकिन 8% टाइम आपको मैकेनिक्स की क्वांटिटीज के आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए। थैंक यू।